प्रमुख अभियंता परियोजना से मुश्ताक अहमद जी, प्रदेश भर से अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और सिंचाई विभाग से जुड़े हुए सभी अभियंता और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ प्रदेश भर की 5,799 करोड़ रुपए की लागत से 227 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का यह कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए सिंचाई विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेशवासियों को जिन्हें इन परियोजनाओं का लाभ प्राप्त होना है, उन सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज की लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में 5,214 करोड़ और 2 लाख रुपए की लागत से 203 परियोजनाएं हैं और इसके अलावा 584 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से 24 परियोजनाएं हैं जिनका आज यहां पे शिलान्यास हो रहा है। यह कार्यक्रम केवल एक शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम ही नहीं है। ये पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सिंचाई, बाढ़ एवं पंप नहरों तथा नलकूप परियोजनाओं के साथ साथ जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई परियोजनाएं आती हैं, उसके आधे भाग का, जिसे हम सिंचाई, बाढ़ और पंप नहरों के तथा नलकूप परियोजनाओं से जोड़ करके जल संसाधन विभाग के रूप में प्रदेश के अंदर आम जन से जुड़ी हुई इन समस्याओं के समाधान करने के लिए जो विभाग कार्य कर रहा है, उसकी बदली हुई तस्वीर को आज का एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी, तब प्रदेश के अंदर तस्वीर कुछ और थी। दशकों से सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी, दशकों से। मुझे याद है जब 2018 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बाण सागर परियोजना के कार्यक्रम को संपन्न किया था, तो उस परियोजना का शिलान्यास 1978 में उस समय के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोरारजी देसाई जी ने किया था। 78 से 2018 40 वर्ष लगे हैं उस परियोजना को पूरा होने में, और उस परियोजना को पहले 38 वर्षों तक वह परियोजना कछुए की चाल चलती थी। प्रोग्रेस जो भी हुई वह अगले 2 वर्ष के अंदर 17-18 में वह प्रोग्रेस हुई और अगले 2 वर्षों में हम लोगों ने उस पूरी परियोजना को पूरा किया था। बुंदेलखंड के जुड़ी हुई 1 दर्जन से अधिक की वे परियोजनाएं, जिसमें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अर्जुन सहायक परियोजना और उससे जुड़ी हुई अन्य सहायक परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम महोबा में संपन्न हुआ है। एक बड़ा प्रोजेक्ट हुआ भी था, उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम, राष्ट्र को समर्पण का वह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों को जोड़ने वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में उस समय की नीति आयोग ने इस परियोजना को बनाया था, और उसके बाद नीति आयोग ने इसको अपनी सहमति देने के बाद सरकार ने उसके लिए अपनी सहमति दी। जब परियोजना समयबद्ध ढंग से आगे नहीं बढ़ती, न केवल उसकी लागत बढ़ती है, बल्कि उससे जो लाभ आम जनमानस को मिलना है उससे वह भी वंचित रहती है। याद करिए, जब सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बनी थी तब इसकी लागत मात्र 100 करोड़ की थी, और जब हम लोगों ने इस परियोजना को संपन्न किया 15 नवंबर 2021 तक, उस समय तक इसकी लागत बढ़कर के हो चुकी थी 9,800 करोड़ रुपए।
यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए उसके बाद खर्च होने पड़े थे। यह उन लोगों के पाप का परिणाम है जिन्होंने समयबद्ध तरीके से किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली, आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने वाली इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे नहीं बढ़ाया और खामियाजा प्रदेश के राजस्व को भुगतना पड़ा। बदनाम विभाग हुआ। लेकिन हमने इन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम है कि मात्र 4-4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर 16.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा हम लोग प्रदेश के अंदर इन योजनाओं के माध्यम से देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और ऐसी लगभग 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेते हुए पूरा करने में सफलता प्राप्त की। 17 में हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी बाढ़ भी। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे कितनी बाढ़ आई थी। बारिश औसतन थी, अतिवृष्टि नहीं थी, लेकिन बाढ़ के कारण व्यापक जनधन की हानि हो रही थी। उससे पहले के हर वर्ष में होती थी। मैं गोरखपुर से जुड़ा था तो मैं हर वर्ष बाढ़ के तांडव को और उसकी विभीषिका को बहुत नजदीक से देखता था। और मुझे याद है जब एल्गिन ब्रिज का मामला मेरे पास आया था, बाढ़ विभाग में स्वयं देख रहा था, तो मेरे सामने आया, सबसे पहले मेरे पास इस विभाग से कोई फाइल आई थी तो एल्गिन ब्रिज की आई थी कि साहब 117 करोड़ रुपए इसमें रिलीज होने हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए। तो मैंने कहा ये पहली बार एल्गिन ब्रिज का नाम मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं, क्या पहली बार पैसा जा रहा है? उन्होंने कहा साहब हर साल जाता है। तो मैंने कहा नहीं, रोक दो इसको। कहा साहब नुकसान होगा। तो मैंने कहा नुकसान तो ऐसे भी होता है। अब नुकसान से आप ज्यादा डर रहे हैं या मुझे डरना चाहिए? मैंने कहा उसकी चिंता मत करना। और उसके बाद जब हम लोगों ने उसकी कार्य योजना बनाई, मैंने वहां पे एक विभाग को एक सुझाव दिया था। मैंने कहा उसको एक ड्रेजिंग करिए, नदियों को चैनलाइज करिए, और ड्रेजिंग करके चैनलाइज करते हुए अगर हम नदी को एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो हो सकता है बाढ़ की विभीषिका से हमें काफी समाधान मिलेगा। उस वर्ष प्रारंभ हुआ, यद्यपि कार्य पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने देखा था कि एल्गिन ब्रिज पे कम पैसा खर्च होने के बाद कुछ अच्छे परिणाम सामने आए थे। लेकिन 2018 में, 2017 में श्रावस्ती में भी, बलरामपुर में भी, गोंडा और बाराबंकी में भी बाढ़ आई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद भी प्रभावित हुए थे। जो प्रदेश के 40 जनपद बाढ़ से अति संवेदनशील और संवेदनशील थे, वहां पर कम या ज्यादा मात्रा में लोग इससे प्रभावित हो रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने एक एक करके उन सभी संवेदनशील स्थलों को चिन्हित करके, मैं भी एक दिन अयोध्या से होते हुए आ रहा था, मुझे याद है उस समय बस्ती के अंदर, बस्ती के पास भी कुछ गांव ऐसे थे जो बाढ़ की एकदम मुहाने पे, सरयू नदी के मुहाने पर खड़े थे और लगता था कि अगली बार ये गांव बचेंगे नहीं। लेकिन ड्रेजिंग से, मैं भी पिछले सप्ताह जब वहां से आ रहा था तो मैं अपने हेलीकॉप्टर से देख रहा था, स्टेट हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था कि नदी पूरी तरह जिधर उसको डाइवर्ट किया गया था, ड्रेजिंग करके चैनल बनाया गया था, पूरी सरयू नदी उधर जा चुकी है, गांव पूरी तरह सुरक्षित हो चुके हैं। ऐसे ही गोरखपुर जनपद में, सिद्धार्थनगर जनपद में, श्रावस्ती में और इस पूरी सरयू नदी में भी और अन्य कई जगहों पर हमें ये दृश्य देखने को मिले हैं। थोड़ा सा हम प्रयास कर लें, इस समस्या का स्थायी समाधान की दिशा में हम कदम बढ़ा सकते हैं। और यह भी प्रदेश के अंदर जिस राज्य में 38 से 40 जनपद बाढ़ से प्रभावित होते थे, बुरी तरह प्रभावित होते थे, वह जनपद वही प्रदेश पिछले 4-5 वर्षों के दौरान बाढ़ की इस विभीषिका को कम करते हुए, इसको सीमित करते हुए 3-4 जनपदों तक सीमित रख दिया है। और मेरा मानना है कि अगर विभाग इसी प्रकार की कार्य योजना को आगे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएगा तो हम इन 3-4 जनपदों की भी अस्थायी समस्या का समाधान निकालने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन समय से कार्य योजना बनाना, ठेकेदारों के इंतजार किए बगैर
व्यवस्थित रूप से उस कार्य योजना को समयबद्ध ढंग से लागू कर देना, ईमानदारी पूर्वक लागू कर देना। और अगर हम करते हैं तो जन विश्वास पर खराबी उतरते हैं। आज मैं कह सकता हूं, जल शक्ति मंत्री यहां पर नहीं, कुछ अस्वस्थता के नाते वे इस कार्यक्रम में नहीं भागीदार बन पाए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जल शक्ति विभाग बनने के बाद और पिछले 4-5 वर्षों के अंदर विभाग की कार्य पद्धति ने विभाग को एक जन विश्वास के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। पहले क्या होता था, सिंचाई विभाग का मतलब एक ऐसा विभाग जहां काम कम, खर्च ज्यादा होता है और वहां पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला ज्यादा होता है, लोग होड़ लगती थी वहां पे आने की। लेकिन अब उसके ठीक विपरीत कार्य पद्धति, बहुत सारे कार्यक्रमों को विभाग ने अपनी पद्धति का हिस्सा बनाया है। मैंने देखा ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से इस विभाग ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, वर्षों से जमे हुए लोग एक ही जगह पे थे, उनको हटा करके दूसरे भी लोगों को वहां जाने का मौका दिया गया, लेकिन एक विश्वास के साथ कि आपको परिणाम देना है और अपने परिणाम को देंगे तो आपको वहां पर सुरक्षा का पूरा माहौल मिलेगा। और आज उस प्रकार का एक बेहतरीन माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य हुआ है। प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों को, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त बिजली, सबको बिजली, निर्बाध बिजली देकर के जो ट्यूबवेल लगाए गए थे, इस व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य किया। और अब तो हम लोग सोलर पैनल देकर के प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत हर एक गांव में सोलर पैनल स्थापित करते थे। हम इस बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि गांव के हर ट्यूबवेल को हम लोग फ्री में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर पाएंगे, जो किसान की लागत को कम करेगा और किसान की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में जिसकी एक बड़ी भूमिका होगी। इस कार्यक्रम को भी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। साथ साथ प्रदेश के अंदर वे तमाम अन्य परियोजनाएं जो प्रदेश सरकार ने, इस विभाग ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया और उन योजनाओं ने अच्छी प्रोग्रेस की है। खासतौर पर जब मैं इन योजनाओं की चर्चा करता हूं, आज प्रदेश के अंदर तेजी के साथ इस पर कार्य हुआ है। ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, शारदा नहर, गंडक नहर, शारदा सहायक नहर, अपर यमुना नहर, ये तो पहले से प्रदेश के अंदर चल रही थी। उसमें कुछ थोड़े बहुत प्रदेश सरकार ने वर्तमान में योगदान दिया, लेकिन बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना और अर्जुन सहायक से जुड़ी हुई तमाम अन्य परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में जो सफलता प्राप्त हुई, वह एक नए विश्वास के प्रतीक के रूप में विभाग की तस्वीर को देश के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत करने का कार्य हुआ। और अब तो हम लोगों ने एक बेहतरीन उदाहरण सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से प्रस्तुत भी किया। हम देख रहे थे, उस दिन मैं स्वयं गया था, एक एक पॉइंट पे देखने के लिए गया था कि कैसे शारदा नदी को घाघरा से, घाघरा को राप्ती से, राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा को रोहिन नदी से, यानी 5 नदियों को जोड़ने का श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को कैसे उत्तर प्रदेश जल संसाधन विभाग ने पूरा किया है, इसका एक उदाहरण सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है। और अभी जो सबसे बड़ी परियोजना देश की आने वाली है वह केन बेतवा को जोड़ने वाली परियोजना है। लगभग मेरा अनुमान है 45,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है और जो बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर को बदल करके रख देगा। यानी वहां पूरे बुंदेलखंड की एक ही समस्या हुआ करती थी, बुंदेलखंड की जो चुनौती थी कि वहां पानी नहीं। यद्यपि उत्तर प्रदेश इस बारे में बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन है, और लेकिन बुंदेलखंड वहां पे सरफेस वाटर होने के बावजूद एक व्यवस्थित कार्य योजना न बनाने के कारण वहां के किसान सदैव इस बात के लिए तरसते थे कि सूखे की चपेट में आते थे, पलायन होता था, लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन आज वहां पर बन रही परियोजनाएं या जिन योजनाओं को वहां पे लागू किया गया है, उन योजनाओं के बनने के बाद आज और केन बेतवा परियोजना के कार्य पूरा होने के बाद पूरा बुंदेलखंड सूखे की समस्या के लिए
एक अस्थायी समाधान की तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार आगे बढ़ चुकी है। हम लोगों ने वहां पे पेयजल के लिए जल जीवन मिशन को सभी 7 जनपदों में बुंदेलखंड के अंदर लागू कर दिया है और हमारा प्रयास है कि मार्च 2022 तक बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना हम बुंदेलखंड में देने जा रहे हैं, जिसमें सिंचाई विभाग के भी जो बड़े बड़े जलाशय हैं वहां से भी हम जल ले रहे हैं और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आपके जल शक्ति विभाग ने, सिंचाई विभाग ने बड़े जलाशय नहीं बनाए होते तो पेयजल की योजना बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना को वहां लागू करना कठिन होता, लेकिन बनाया था। हम उसको पेयजल के साथ भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और साथ साथ वहां पे हर खेत को पानी देने की बात भी अब साकार होती हुई दिखाई दे रही है। जब अर्जुन सहायक परियोजना, रसिन परियोजना, बंडई परियोजना, ये सभी वहां पे पूरी तरह लागू हो चुकी हैं और केन बेतवा नदी जोड़ो कार्यक्रम को भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने इस पर अपनी सहमति दे दी है, तो स्वाभाविक रूप से यह बुंदेलखंड की सिंचाई की समस्या का और पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने में यह एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा और उन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आज के दिन पर आप सबसे यही कहना है कि हम लोगों ने आज बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं को आज हम लोग यहां पर शिलान्यास भी कर रहे हैं। ये पिछले कुछ समय से एक अच्छा प्रयास हुआ है, समय से योजना बनना, समय से उस योजना को लागू करना और कार्य को बाढ़ आने के पहले बाढ़ बचाव के सभी उपायों को संपन्न करना। अक्सर होता था कि बाढ़ 15 जून के बाद बाढ़ की संभावित खतरे आने प्रारंभ होते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से संभावित जनपद ज्यादातर हिमालय से आने वाली नदियों से ही प्रभावित होते हैं। लेकिन यहां पे बाढ़ बचाव के कार्य प्रारंभ होते थे मई जून में और आधे अधूरे कार्य वे ना के बराबर होते थे। पैसा भी लगता था, जनता की गाली भी खानी पड़ती थी, जनधन की भी व्यापक अपव्यय होता था, हानि होती थी और अंततः जनता में व्यापक आक्रोश को भी हम सबको देखने को हम लोग देखते थे। लेकिन मैंने देखा पिछले वर्ष भी जनवरी में ही बाढ़ बचाव से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से विभाग ने आगे बढ़ाया। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।